तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले ही वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड था फिजिक्स से, वही सेशन हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की क्लास में भी फिर हमारे पास 50 सवाल हैं। तो चलिए समय को बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पर पहला सवाल क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर क्या होता है सबसे पहले उसको समझेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, विभवांतर क्या होता है। बातचीत बंद करो, फ्लाइट मोड तो डालेंगे नहीं हम लोग, फिर भी कॉल आ सकता है। चलिए कोई बात नहीं। विभवांतर जो है, विभवांतर किसे कहते हैं? तो विभवांतर की अगर हम बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो इसको समझते हैं। देखिए, अगर कोई भी अगर हम बात करें तो ये है आपके पास स्रोत आवेश। अब इस स्रोत आवेश के पास हम क्या करते हैं, कोई भी चार्ज जो कि अनंत पर स्थित है, इस पर आवेश प्लस होता है, इधर भी प्लस है। यह है आपके पास जांच आवेश। ये क्या है? जांच आवेश। आवेश टेस्ट चार्ज इसको कहते हैं। और जब हम इस टेस्ट चार्ज को, मान लीजिए कि यहां से इसके चारों तरफ कोई ना कोई इसका क्षेत्र है, और इसके क्षेत्र में जब हम इसे हम इधर लाते हैं, तो मान लीजिए कि इस बिंदु पर लाए हैं, तो इस बिंदु पर लाने में इसके विद्युतीय क्षेत्र के कारण इस वाले आवेश पर क्या लगेगा? बल लगेगा। अब क्या है कि इस स्रोत आवेश के कारण, स्रोत आवेश के, ये स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के कारण जब हम इसको इसके क्षेत्र में लाएंगे, विद्युतीय क्षेत्र में, तो क्या होगा? इस पर बल लगेगा। तो उस बल के, वो जो बल लग रहा है, वह बल लगाने के पश्चात ही हमारा क्या हो रहा है? काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है कि यहां से क्यू कूलाम आवेश को, यहां से क्यू कूलाम आवेश को यहां तक लाया गया ना, यहां से यहां तक लाया गया। तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, वर्क हुआ होगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि वर्क जो भी किए हम क्यू कूलाम आवेश को लाने में, इसके जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। अब मान लीजिए कि इस एक बिंदु तक ला दिए। अब इस बिंदु से हमको कहां लाना है? यहां पर। मान लीजिए कि ये था पॉइंट ए, ये हो गया बी। तो पॉइंट ए पर मान लीजिए कि इसका जो विभव है वह है वी ए, और पॉइंट बी पर इसका विभव क्या है? वी बी। तो इन दोनों विभव का जो अंतर होगा, वही अंतर क्या होगा? विभवांतर होगा। याद रखेंगे, आपको हम समझा रहे हैं, समझिए यहां पर क्या है कि यह है आपको पॉइंट ए। पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए की इस क्यू से दूरी क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा है तो यहां पर जो बल लगेगा थोड़ा कम लगेगा जब इसको हम यहां पर लाएंगे तो। लेकिन इसको हम पॉइंट बी पर लाएंगे तो इसकी दूरी क्यू से क्या है? कम है, तो यहाँ पर बल ज्यादा लगेगा। अर्थात यहाँ पर कार्य का मान ज्यादा होगा, यहाँ पर कार्य का मान कम होगा। यहाँ पर कार्य का मान कम होगा, यहाँ पर ज्यादा। इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे, वही डिफरेंस हमारा क्या होता है? विभवांतर। अर्थात विभव हो तो चाहे विभवांतर हो, तो इन दोनों का मात्रक क्या होता है? आपके पास वोल्ट होता है। क्योंकि विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा? वोल्ट ही होगा। और इसे संकेत में क्या लिखेंगे? कैपिटल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल भी। क्लियर है? आगे देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है? रो एल बटे ए होता है। ये फॉर्मूला हम कल के क्लास में बताए हुए हैं कि आर बराबर क्या होता है? रो एल बटे ए। अब रो को हम यहीं पर छोड़ दें तो रो बराबर क्या हो गया? आर, ये भाग में है, इधर आया गुना में, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपके पास एल। नीचे क्या आ जाएगा? एल। आर का मात्रक ओम होता है, और ए का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ए मतलब एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ है, लेंथ के लिए मीटर। यहां पर हो गया ये रो, मीटर से 1 मीटर गया, तो आपके पास रो का मात्रक क्या आया? ओम मीटर। तो इसका जवाब आपके पास क्या होता है? ओम मीटर। इसका जवाब क्या होगा? ओम मीटर। ठीक है। अगला है आवेश के प्रवाह के समय दर को। आप सिंपल सा जानते हैं कि ये है आवेश, क्यू आवेश है। इस आवेश के प्रवाह के समय दर को, समय दर जब भी बोलता है तो हम बट्टा में लगाते हैं, तो क्यू बाई टी ये किसके बराबर होता है? आई के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। देख लो सवाल कैसे घुमा घुमा के रखा है।
अगला है एक कूलाम। एक कूलाम तुल्य है। एक कूलाम किसके तुल्य है, मतलब एक कूलाम किसके बराबर होता है। तो कल के क्लास में पढ़े थे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। तो पूछ रहा है कि एक कूलाम पर, तो यहाँ पर एक तब होगा जब ये जो गुना में इधर आएगा भाग में, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 19 किस में आएगा, प्लस में। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक गुना, अच्छा बट्टे में क्या है 16, बट्टे में 10 है तो 10 फिर कहां चला जाएगा, ऊपर। इस प्रकार क्या हुआ, एक कूलाम बराबर इतना हुआ। लेकिन फिर से एक कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से हम क्या करते हैं, 10 का पावर हम कर दिए 18 और 2 को 10 ले लिए तो ये बन गया 100। कैसे हुआ, 10 तो ये है और इसमें से एक और 10 ले लिए तो कितना हो गया, 10 10 का 100 हो गया, और ये 10 का पावर 18 हो गया, 10 का पावर 18। बट्टे में क्या है 16, 16 से भाग देंगे, 16 छक्के 96 होगा, 96 और फिर आएगा इसके बाद 40 आया, 16 दूना 32, 8 आया, 16 25 80 गुणा में 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये रहा आपके पास एक कूलाम बराबर। तो एक कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, सिंपल सी बात है, किलोवाट घंटा की, हाँ किलोवाट घंटा की चर्चा करें तो देखिए kWh की हम बात करें, kWh, तो kWh में अगर आप देखें तो W जो होता है ये क्या होता है, वाट। W क्या होता है, वाट। ये क्या है आपके पास, घंटा, घंटा यानी कि समय है। अच्छा, और किलो क्या है, तो किलो एक प्रकार की यूनिट है जो उसकी मात्रा को बता रही है कि 1000 किलोवाट, जो इसकी मात्रा को बता रही है कितनी, 1000 किलोवाट। वाट किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का। क्या किसका मात्रक होता है, हालांकि विद्युत शक्ति का होता है, लेकिन जब हम इसमें समय लगा देते हैं तो वो हो जाता है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक जो होता है वह क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का, ये ध्यान रखेंगे, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक जो है, या विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ठीक है। अगले पर आ जाए, एक विद्युत यूनिट। एक विद्युत यूनिट मतलब एक यूनिट पूछ रहा है, एक यूनिट बराबर होता है, तो सिंपली आप समझ लीजिए एक यूनिट को ही हम कहते हैं क्या, एक यूनिट को ही कहते हैं एक kWh। अब एक kWh है तो क्या लिखेंगे, एक गुना, किलो का मतलब 1000, अच्छा वाट का मतलब तो वाट ही है, चलो लिख लेते हैं। वाट का मतलब क्या होता है, जूल बट्टे सेकंड होता है। कैसे निकाले हैं तो देख लो, P बराबर क्या होता है, W बाई T होता है। W कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अच्छा, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। और P का मात्रक क्या होता है, वाट। तो वाट बराबर जूल बट्टे सेकंड नहीं हो गया, तो हम यहाँ पर वाट के लिए जूल बट्टे सेकंड लिख दिए। घंटा को चेंज करेंगे 60 मिनट में, मिनट को चेंज करेंगे 60 सेकंड में, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 6 छमा 36, तो कितना है 36 गुना 10 के पावर 3 यहाँ है और 2 यहाँ, 10 का पावर 5 हो गया। पॉइंट को लगाएंगे यहाँ पर तो 10 का पावर 1 बढ़ जाएगा, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसका आंसर क्या आएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसी को हम कहते हैं एक BOT, और इसी को कहते हैं हम एक यूनिट, और इसी को कहते हैं हम एक किलोवाट घंटा। इसी को क्या कहते हैं, एक kWh। ये सब इसी का नाम है। क्लियर है। आगे बढ़ जाए तो कह रहा है एक माइक्रो एम्पियर होता है, सिंपल सा है, आप पढ़े हुए हैं मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टोरेटो, क्या करता रहा से का मतलब अपना से मतलब रखो, जिसका जो है उसको मिलाते रहिए और जहां पे गलती है उसको वहां पर लिखते चलिए। बगल के पेज में भी नंबरिंग देकर लिखते रहिए ताकि उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब समझ लीजिए एक माइक्रो एम्पियर होता है। एक माइक्रो एम्पियर क्या है भाई, तो सिंपल समझिए, आप पढ़े हैं मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टोरेटो। देख लो ये आप पढ़े हुए हैं, ये आप पढ़े हुए हैं मिली माइक्रो नैनो, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टोरेटो, ये चीज होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टोरेटो। तो सब में हम क्या लगाते हैं, 10 लगाते हैं, सब में 10 होगा, 10 10 10 10 10 और 10। अब पावर में लगाते हैं -3, -6, -9, -12, -15, -18। तो मिली माइक्रो है ना, तो 10 के पावर -6 एम्पियर, खत्म, 10 के पावर -6 एम्पियर। एक हॉर्स पावर क्या होता है, एक हॉर्स पावर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है, यह ध्यान रखेंगे। अच्छा, पूछ रहा है 1 जूल में कितना कैलोरी होता है। यह सवाल थोड़ा सा घुमाया हुआ है, आप समझ लेंगे, जरा से इसको समझिए। हम इसको मिटा दें, आप लोग तो लिख लिए होंगे, क्या समझ लिए है ना।
मिटा दें। चलिए तो देखिए यहां पर क्या है, कह रहा है देखिए कह रहा है यहां पर आपसे पूछ रहा है नॉर्मली ये कह रहा है यहां पर कि जो सवाल है हमारा, एक जूल में कितना कैलोरी होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर क्या होता है 4.18 ये होता है, तो इसको हम 4.2 जूल लिखते हैं। अब सवाल को उल्टे किया है, पूछ रहा है कि अब बताइए कि एक जूल में कितना कैलोरी। तो ये एक कब होगा बताओ तो, ये एक कब होगा जब 4.2 से आप भाग दीजिएगा तभी तो होगा। यहाँ पर 4.2 है, इसमें भी 4.2 से भाग देंगे तो कटेगा तो एक नहीं आएगा। जब इधर आप भाग दिए हैं तो इधर भी दे दीजिए, ठीक है। तो ये 10 बट्टा में क्या आएगा 10 कहां जाएगा ऊपर, तो ये कट गया, ये कटा तो 1, अर्थात 1 जूल बराबर 10/42। अब इसको काट पीट कर लीजिए, काट पीट कीजिएगा तो कितना आएगा, ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 21। अब भाग दीजिए तो 21 से भाग दीजिए 5 में तो कितना आएगा 0 पॉइंट देंगे, 21 दूना 42, फिर कितना है 8 और 8 है तो पॉइंट दिए 0 उतार सकते हैं। 21 चौक 84 होता है, 21 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो 0.223 आएगा, कितना आएगा 0.23 कैलोरी, ठीक है। ओम का नियम किसने दिया, तो ओम का नियम की बात करें तो ओम के नियम की बात जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज साइमन ओम। ओम क्या है भाई, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ओम क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है। अब प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध के बारे में हम चूंकि पढ़ चुके हैं कि जिस प्रकार हम सड़क पे चलते हैं तो ब्रेकर क्या करता है, रुकावट डालता है। ठीक उसी प्रकार हमारा कोई विद्युतीय परिपथ है तो उस विद्युतीय परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के कारण विद्युत धारा में रुकावट होती है, और उसी रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। वह प्रतिरोध ही उसका मात्रक क्या कहलाता है, ओम कहलाता है। प्रतिरोध गुण है और प्रतिरोधक युक्ति है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्रतिरोध क्या है, गुण है, और प्रतिरोधक क्या है, युक्ति है, इस बात की जानकारी रखेंगे। आगे बढ़ जाए भाई, तो आगे यहाँ पर अब आपके पास है वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। कल के वीडियो में बताए हैं आपको कि ये अपने पास कोई चालक तार है तो इसमें हम समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मापता है। क्या मापता है, विभवांतर को मापता है। विभवांतर मतलब इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विभव में कितना अंतर है, उस अंतर को मापता है, ठीक है, विभवांतर को। तो इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इस बात की जानकारी रखेंगे। अच्छा अब आ जाओ आगे। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। कल वाला ही दिए थे जानबूझ के, ताकि याद है कि नहीं चेक कर ले। अच्छा कह रहा है कि जिस विद्युतीय परिपथ में धारा एक दिशा में बहती है। अब धारा की बात कर रहा है, तो ये देखिए धारा जो है, धारा की अगर बात करें तो धारा 2 प्रकार की होती है, एक होती है एसी, एक होती है डीसी। एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, एसी का मतलब क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी का मतलब क्या होता है, दिष्ट धारा। डीसी का मतलब क्या होता है, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। अच्छा इसी को इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट और इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो याद रखेंगे जब धारा का मान, ये अगर आपके पास अगर पथ है, जब धारा का मान ऊपर और नीचे यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों की तरफ बढ़े, जैसे ऊपर जाएगी तो प्लस में मान बढ़ेगा, नीचे आएगी तो माइनस में, तो समय के साथ क्या होगा, यह महत्तम ऊंचाई पर पहुंचेगी और निम्नतम ऊंचाई पर पहुंचेगी। और इस प्रकार जब धारा बहे ना, तो वैसे धारा को क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। और जब आपका जो धारा जो है वह क्या हो, समय अक्ष के क्या हो, समांतर हो। किसके समांतर हो, समय अक्ष के समांतर, अर्थात एक ही दिशा में बहे, तो वैसे धारा को क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए तो अतः हमारे पास इसका जवाब क्या होगा भाई, जिस धारा में धारा एक ही दिशा में हो रही है, बह रही है, अर्थात इसका जवाब क्या होगा, डीसी। आगे कह रहा है विद्युत विभव एक राशि है। अच्छा एक बात बताइए, विद्युत विभव हम यहाँ पर पढ़े थे, तो उस विद्युत विभव में क्या कोई दिशा का जिक्र हो रहा था, दिशा का जिक्र नहीं हो रहा था, लेकिन वहां पर परिमाण का जिक्र होगा कि हाँ जी वहां से इस बिंदु पर लाए तो 5 वोल्ट का विद्युत विभव उत्पन्न हुआ, चाहे 10 वोल्ट का विद्युत विभव उत्पन्न हुआ, उसमें दिशा की चर्चा नहीं होती है। तो जब परिमाण हो और दिशा न रहे तो उसको क्या कहते हैं, अदिश। इसलिए ये आपकी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। इस चीज की जानकारी रखेंगे।
आगे बढ़ जाए भाई। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आप जानते हैं कि एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और एमीटर क्या करता है, विद्युत प्रतिरोध के एमीटर क्या क्या करता है, विद्युत धारा के मान को मापता है। अब चूंकि उसे श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं, तो अगर विद्युत धारा के मान को मापेगा और अगर उस यंत्र का प्रतिरोध अगर ज्यादा रहे तो धारा का मान सही से माप पाएगा, नहीं माप पाएगा, इसलिए उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारे पास, शून्य हो जाएगा। अगला है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, तो विभवांतर को प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं रहता है, तो इसलिए इसका प्रतिरोध यहाँ पर क्या होता है, अनंत होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक देख लो, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक लिखे ना, ये क्या है, किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, तो यहाँ पर लिख देंगे किलोवाट घंटा। ठीक है, आगे है एक बीओटी, तो एक बीओटी देखो यहाँ पर मान निकाले हैं, एक बीओटी का मतलब क्या है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, तो लिख देंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। हालांकि बीओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये ध्यान रखेंगे, ये इसका फुल फॉर्म होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। आते हैं थोड़ा सा विद्युत बल्ब पे आ जाते हैं। विद्युत बल्ब क्या होता है, तो विद्युत बल्ब जो है वह एक ऐसी युक्ति होती है जो किस पर आधारित होती है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। विद्युत बल्ब कैसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। दूसरा, अब उसमें ऊष्मीय प्रभाव में कैसे काम करती है, तो कहने का मतलब यह है कि जब धारा का प्रवाह होता है तो हमारे पास हम एक चीज पढ़े हुए हैं कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। अतः जो फिलामेंट होता है उसको इतना पतला रूप में कॉइल के रूप में मोड़ दिया गया रहता है कि उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने के कारण क्या होता है, उस चालक तार अर्थात टंगस्टन का तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के कारण वह प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह चीज है, तो यहाँ पर याद रखेंगे टंगस्टन है, और इसका गलनांक कितना होता है, इसका गलनांक 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं पर 35,000 भी दिया, ये याद रखेंगे। नहीं, 3000 होगा। आगे देखिए, किसी विद्युत धारा के बंद पथ को क्या कहते हैं, बंद पथ क्या कहलाता है। अब एक बात बताइए, ये हम आपके पास एक विद्युत धारा के लिए पथ बना रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए, विद्युत धारा के लिए हम पथ बना रहे हैं। ये देखिए आपके पास ये एक डायग्राम है जिसमें आपके पास एक बल्ब लगा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर एक बात करें, यहां पर आपके पास प्लग और कुंजी है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये बल्ब प्रकाशित हो रहा है, लेकिन यही कहीं बीच में इसको ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो बताइए कि इससे विद्युत धारा बहेगा और लाइट जलेगा, नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या, और सवाल में भी कह रहा है कि किसी विद्युत धारा के संतत मतलब लगातार, देखो भाई लगातार है, अच्छा उसके साथ साथ क्या है, बंद पथ, तो ये आपके पास बंद पथ हो रहा है, ये बंद हो गया बंद पथ। तो इस बंद पथ को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं परिपथ, इसको कहते हैं विद्युतीय परिपथ, इसको क्या कहते हैं, विद्युतीय परिपथ। तो इसका जवाब क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि विद्युतीय परिपथ गलती लिखे हैं, सुधार लीजिएगा। विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में क्या लाते हैं। अब विद्युत धारा के मान को कम करना है, अगर ज्यादा है तो कम करना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। किसका, प्रतिरोध का, रजिस्टर का। आगे है रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर क्या करता है, तो रेक्टिफायर की अगर बात करें तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है AC टू DC, माने AC को DC में बदलने के लिए, AC को DC में बदलने के लिए, AC को DC में बदलने के लिए, ये बात ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग करते हैं। इन्वर्टर में इसी का प्रयोग किया जाता है, AC टू DC के लिए, आगे या DC टू AC के लिए। अच्छा, आगे है कि हमारे घरों में किस प्रकार की धारा आती है, तो हम पूछ रहे हैं कि AC आती है कि DC आती है, तो हमारे घर में AC करंट आती है। आप जानते हैं ट्रांसफार्मर से जो धारा आती है वो कौन सी धारा होती है, AC होती है, अल्टरनेटिव करंट होती है, ठीक है। तो हमारे पास इसका जवाब क्या हो जाएगा, AC। आ रहा है ना पूरा कि अब नीचे करना होगा। आगे है कि विद्युत हीटर
विद्युत हीटर का नाइक्रोम बना होता है। तो नाइक्रोम भाई किस किस का बना होता है? मिश्र धातु का बना होता है, जिसमें क्या होते हैं? निकेल होते हैं और क्रोमियम होते हैं निकेल और क्रोमियम। क्लियर है? आगे अगर बढ़ जाए तो कह रहा है कि जिस परिपथ में धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है कहलाता है। तो देख लो, धारा दोनों दिशा में प्रवाहित हो रही है, उसे क्या कहेंगे? एसी। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे या फिर अल्टरनेटिव करंट कहेंगे। प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेटिव करंट। आगे है 1 जूल और 1 सेकंड का अनुपात। भाई ये पूछ रहा है कि 1 जूल बट्टे में 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 जूल बट्टे में 1 सेकंड का अनुपात क्या कहलाता है? अभी हम थोड़ी देर पहले यहां पर बताए थे 1 जूल बट्टे 1 सेकंड मतलब, सॉरी माफ कीजिए, 1 जूल और बट्टे में 1 सेकंड है, माफ कीजिए। तो ये आपको किसको बता रहा है? पी का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? पी का, पावर का। पी बराबर क्या होता है? W अपॉन टी। पी बराबर क्या होता है? W का मतलब कार्य, कार्य का मात्रक क्या है? जूल, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो जूल बट्टे सेकंड शक्ति की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहेंगे भाई? तो इसको हम कहेंगे 1 वाट। क्या कहेंगे? 1 वाट। आगे तापमान के बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। ये ध्यान रखना है। हम जानबूझ के दिए थे, चालक इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि चालक का प्रतिरोध घटता है और वही दिमाग में फिट रहता है, और अर्धचालक दिए हैं, अर्धचालक जो है उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस बात की जानकारी रखेंगे, चालक का प्रतिरोध घट जाता है। कारण क्या है? तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों का टक्कर बढ़ जाता है, और टक्कर बढ़ने के कारण धारा का प्रवाह कम हो जाता है। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है? अर्धचालक में बैंड गैप होता है, ऊर्जा सिद्धांत होता है, ऊर्जा सिद्धांत, ऊर्जा बैंड एनर्जी होता है, जिसको क्लास 12th में पढ़ना है, तो वहां पर पढ़ेंगे इसके बारे में, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखो, तापमान बढ़ता, अरे तभी तो इसका प्रयोग कहां कहां होता है? सिलिकॉन जो उप धातु है और जर्मेनियम, इसका प्रयोग सोलर पैनल में होता है ना जी, वह उप धातु है, और तापमान उप धातु या हम कह सकते हैं अर्धचालक का उसमें गुण होता है, जिसके कारण तापमान बढ़ने पर क्या होता है? वह विद्युत धारा का प्रयोग करती है और बैटरी को चार्ज करती है। ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाएं तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? नियॉन होती है जी, नियॉन होती है, ठीक है, या फिर आर्गन होती है, या फिर आप सिंपल क्या कह सकते हैं, पहले नाइट्रोजन भी भरा जाता था, पहले नाइट्रोजन भी भरा जाता था। निष्क्रिय गैस उसी को कहते हैं। नोबेल गैस क्या है? निष्क्रिय गैस ही तो है। याद रखेंगे, निष्क्रिय गैस को अब बहुत नाम से जानते हैं, निष्क्रिय गैस को बहुत नाम से जानते हैं ना भाई, नहीं लो नीचे वाला। निष्क्रिय गैस को हम किस नाम से जानते हैं? नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, उत्कृष्ट गैस के भी नाम से जानते हैं। ये सारा नाम उसी का है, इनर्ट गैस, नोबेल गैस, निष्क्रिय गैस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे हो जाएगा कि परिपथ में प्रयुक्त उपकरणों का संकेतों में निरूपण क्या कहलाता है? परिपथ आरेख, सर्किट डायग्राम। ये हम पढ़ाए हुए हैं कि परिपथ में जो भी चीज हम उपयोग में लाएंगे उन्हें हम संकेत के रूप में लिखते हैं, और उन संकेतों के रूप में लिखने पर वह हमारा सर्किट डायग्राम पूरा होता है, परिपथ आरेख बनता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? अभी इधर लिखे थे, टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे है विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? अच्छा, विद्युत फ्यूज जो है तापमान बढ़ने पर क्या हो जाता है? गल जाता है। तापमान बढ़ा तो गला, तापमान बढ़ने के कारण क्या हुआ? उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, अर्थात यह उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। यह किस पर काम करता है? उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। क्लियर है? आगे विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध, अच्छा एक बात बताइए, अगर प्रतिरोध उसका उच्च रहता तो धारा जाने देता? नहीं जाने देता। तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? निम्न होता है। प्रतिरोध क्या होता है? निम्न होता है। अच्छा, और इस प्रतिरोध इसको फ्यूज को किस, हाँ, निम्न यानी कम होता है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध जो होता है निम्न होता है, और इसे किस क्रम में जोड़ते हैं भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और कहां पर जोड़ते हैं? गर्म तार में। किस में जोड़ते हैं? गर्म तार में। गर्म तार को अन्य नाम क्या है? जीवित तार, जीवित तार। और इसी को क्या कहते हैं? विधुनमय तार, विधुनमय तार। और इसी को क्या कहते हैं? लाइव वायर, या इसका रंग कैसा होता है?
लाल होता है। चलो हटा दो। आगे है विद्युत फ्यूज के विद्युत फ्यूज को किस तार में जोड़ते हैं? अरे ये तो वही सवाल है, किस तार में जोड़ते हैं भाई? गर्म तार में या जिंदा तार में। आ जाओ उधर, और उधर हम देखते हैं ना बनबो आ गया पूरा। देखिए कोई बात नहीं, 10 मिनट रुक। कह रहे कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की बात करें, अगर समांतर क्रम में प्रतिरोधकों की संख्या घटाने पर संयोजित प्रतिरोध की का कुल प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो सवाल को समझिए। कह रहा है कि आपके पास कुछ प्रतिरोधक है, मान लीजिए कि एक है आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध, चाहे 2 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, और चाहे 4 ओम का प्रतिरोध है, मान लिए। अब कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। ले भाई समांतर क्रम में जोड़ दिए। समांतर क्रम में सब बट्टा में होता है ना, इसका एलसीएम क्या आएगा? 12, 2 छक 12 तो ऊपर 6 आ गया, 3 चौके 12 तो 4 आ गया, और 4 3 12 तो 3 आ गया, 6 4 10 3 13, 13 बट्टे कितना हुआ? 12, 13 बट्टे 12 हो गया। तो आप जानते हैं कि ये 1 बट्टे आरपी का मान होता है, अतः आरपी को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 बट्टे 13, इसका मान क्या आएगा? 0.13, और 13 छक 78, 63 91, 13 बटे 104, 13 9 117, 0.9 आएगा लगभग में 0.9 ओम। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि इसमें से किसी एक को कम कर दीजिए, एक को कम कर दीजिए। तो चलिए भाई हम एक को कम कर दिए, 1/2 कर दिए, 1/3 कर दिए। अब इसका जब हम मान निकालते हैं 1/RP, तो ये क्या होगा? 6 एलसीएम, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, कितना है? 5/6, तो 5/6 आया। तो यहाँ से क्या होगा इसका मान? तो 6/5 हो जाएगा, उलट देंगे तो 5 से भाग देंगे तो 1 दशमलव कितना आएगा? 2। अब बात बताइए, ये 0.9 था और ये कितना हो गया? 1.2। कहां पर प्रतिरोध का मान ज्यादा है, इसमें कि इसमें? ये RP1 है और ये RP2 है, RP2 है, किस वाले में होगा? RP2 में प्रतिरोध का मान ज्यादा हो गया। अर्थात ये ज्यादा कब हुआ? जब आप प्रतिरोधकों को कम किए तब। इसका मतलब क्या है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या यदि आप कम करते हैं, संख्या घटने पर संयोजित प्रतिरोधकों का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर है? ये चीज है। विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? अरे भाई जिस प्रकार विद्युत फ्यूज काम करता है उसी सिद्धांत पर विद्युत हीटर भी काम करता है। तो यह किस पर काम करेगा? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है। आगे है कि किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा के प्रवाह के दिशा के क्या होता है? अब देख लो, किसी भी परिपथ में अगर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की बात करें तो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा के विपरीत में होता है। याद रखेंगे, अगर अगर धारा प्लस से माइनस बह रही है तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहेगा? माइनस से प्लस की ओर। ठीक है। वही चीज है कि अगर आपके पास चालक तार है, यही चालक तार, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसको चालक तार से जोड़ दिए हैं, तो ये आपको प्लस है, ये आपको माइनस है, जोड़े हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन गति करेगा इधर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति करेगा इधर, करेगा ना, और धारा का प्रवाह हमारा किधर होगा? इधर से धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, क्लियर है? धारा का प्रवाह जो है ना, धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होगा, माइनस से प्लस की ओर। ये चीज क्लियर रखेंगे। आगे है तो यहां पर विपरीत हो गया। अब कह रहा है कि जब R ओम वाले 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसमें जब आप देखें पैरेलल सीरीज, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो RS की बात करें, RS बराबर क्या होता है? R1 प्लस, R2 प्लस, R3 प्लस, R4 प्लस है, ऐसा डैश 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 RN होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि अगर आपके पास 4 गो प्रतिरोध है, ऐसा 4 गो प्रतिरोध है R वाला, तो अगर हम कहे भाई कि 2 को 4 बार जोड़िए, मान लीजिए कि 2 को 4 बार जोड़िए, चाहे R को 4 बार जोड़िए, R जोड़ R जोड़ R जोड़ R, तो कितना है? 4R हो गया। मतलब कितना गुना हो गया? 4 गुना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? जब R ओम वाले 4 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। क्लियर है? आगे है श्रेणी क्रम में प्रयुक्त 2 प्रतिरोधों के लिए धारा का मान क्या होगा? अब इसको समझना है, जरा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखिए यहां पर क्या है कि आपके पास ये एक बैटरी है, आ रहा है नीचे, ऊपर वाला आ रहा है, ऊपर वाला ये आ रहा है,
आ रहा है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कि आप मान लीजिए कि यह श्रेणी क्रम में आपके पास कोई ना कोई प्रतिरोध जुड़ा है, जुड़ गया, श्रेणी क्रम में है ना, जुड़ गया। अब इसको हम किसी ना किसी बैटरी से जोड़ रहे हैं, जोड़ दिए, जोड़ दिए। अब देखिए धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। अब सुनो क्या है भाई, जब धारा का प्रवाह होगा तो यहां पर और यहां पर विभवांतर का मान बताइए, कुछ और होगा, यहां पर और यहां पर विभवांतर का मान कुछ और होगा, यहां पर और यहां पर विभवांतर का मान कुछ और होगा, विभवांतर चेंज होगा प्रत्येक बिंदु पर। अरे भाई इलेक्ट्रॉनों का ही तो प्रवाह हो रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, तो यहां पर विभवांतर क्या होगा, इस बिंदु पर विभवांतर अलग होगा, क्या होगा, विभवांतर अलग होगा। अब जब विभवांतर अलग होता है ना तो धारा समान होता है, क्या होता है, धारा समान होती है, अर्थात श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होगा, समान होगा। श्रेणी क्रम में, अब देखो श्रेणी क्रम में प्रयुक्त दो प्रतिरोधकों के लिए धारा का मान क्या होता है, समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान तथा विभवांतर का मान क्या होता है, विभवांतर या विभव भी लिखेगा, विभवांतर का मान अलग होता है, भिन्न होता है, क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। आगे है भाई कि किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब विद्युत धारावाही है और सीधी परिनालिका है, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई परिनालिका हो गई और इस परिनालिका में विद्युत धारावाही चालक तार है और ये परिनालिका है, और इस परिनालिका के अंदर क्या होगा, अंदर के बात कर रहा है तो अंदर, अच्छा माफ कीजिए, विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका है, तो परिनालिका हमारी कैसी है, सीधी, सीधी रेखा में, तो ये ऐसे मोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, सीधी रेखा में। तो सीधी रेखा में विद्युतीय क्षेत्र जो होता है ना उसके अंदर वो होता है शून्य, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। आगे बढ़ जाए तो आगे कह रहे हैं कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किसको संकेत करती है, बताइए। यहां पर क्या है, अब आते हैं थोड़ा सा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि यहां पर क्या कह रहा है। इसको मिटा दें, अब देखिए इसको झट से समझ लेते हैं, उसके बाद खत्म, उसके बाद सुनेंगे। चलिए देखिए यहां पर क्या है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, हमारे पास क्या है, टोटली कितने नियम है, एक पहले आते हैं मैक्सवेल, कौन आते हैं, मैक्सवेल, और मैक्सवेल का क्या है, दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग का कितना नियम है, फ्लेमिंग का दो नियम है, एक है लेफ्ट हैंड रूल और एक है राइट हैंड रूल, ठीक है। मतलब एक है वाम हस्त नियम, एक है दक्षिण हस्त नियम, एक क्या है वाम हस्त नियम और एक क्या है आपको दक्षिण हस्त नियम, ये ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि मैक्सवेल वाला में तो बहुत ईजी है कि जब किसी चालक तार को दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा जो है, सॉरी, इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है वह चालक तार की दिशा को बता रही हो, यही ना था। अंगूठा जो है, अंगूठा किसको बता रहा था, अंगूठा जो है चालक तार की दिशा को बता रहे, चालक तार की दिशा को, तो बाकी उंगलियां किसको बताएंगे, तो बाकी उंगली विद्युतीय क्षेत्र को बताती थी। उंगलियां, जैसे ये चालक तार है इसको हम अंगूठे के अनुसार देखें, अंगूठा धारा की दिशा को बताएगी, तो उंगलियां क्या बताएंगी, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को। तो यहाँ पर ये था, ये मैक्सवेल वाला खत्म हो गया था, लेकिन फ्लेमिंग के दो गो नियम था ना फ्लेमिंग में, एक था LHR और एक था RH। तो LHR में क्या था, इसके लिए हम बताए थे FBI, क्या बताए थे, FBI जो है यह क्या है आपके पास, जब भी आप अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाएंगे तो ये क्या होगा आपके पास, FBI बताएगा, फोर्स को बताएगा, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, I मतलब प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा, ये बल को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, और ये विद्युतीय किसको बताएगा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। अच्छा, इसमें क्या था RH में, इसमें भी दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को फैलाना है, इसमें भी दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को फैलाना है। और इसमें क्या होता है, इसमें इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देखना, तो इसके लिए क्या था, BFI था क्या, इसके लिए क्या था नियम, लिखवाया ना, देखिए जरा सा उसको, सीधे हुए चैप्टर निकालो ना, द कॉपी, ट्रिक के रूप में नहीं लिखवाए हैं, बिल्कुल लिखवाए,
तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, तो तर्जनीय चुंबकीय क्षेत्र हो गया। किसमें कौन सा नियम में? दक्षिणास्थ नियम है ना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये अंगूठा जो है गति की दिशा, और मध्यमा जो है वो किसको बता रही थी? धारा की दिशा। ये चीज ध्यान रखेंगे। ये गति की दिशा है, तो गति की दिशा को यहाँ पर हम बल नहीं कहेंगे। अच्छा, इसमें वाम हस्त नियम वाला देख लीजिए तो सही है ना, वाम हस्त नियम वाला। चलिए ठीक है, देख लीजिए वो वाला वाम हस्त नियम वाला। नहीं है, देखिए गलती नहीं होगा। अंगूठा इसमें ये सब लाइन से है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो देखिए उसमें पहला बल है, अंगूठा बल की दिशा को, और चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो आपके पास अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, और आपके पास मध्यमा जो है वो विद्युत धारा, प्रेरित धारा की दिशा। अच्छा, इसमें ये ठीक बोल दिए ना आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये आप ट्रिक के रूप में इसको जरूर याद रखिएगा, ये इसको लाइन से ही याद रखिएगा। FBI बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। FBI F का मतलब फोर्स, अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। ये बी मतलब वेबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर होता है, तो वेबर से हम बी बना दिए। ठीक है, तो ये वेबर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता दिया। और आई के लिए आप धारा यूज करते हैं, तो FBI लाइन से FBI, ये याद रखेंगे। ये क्या है? ये है बल किसको बताएगा? अंगूठा बताएगा बल की दिशा को। बी है आपके पास क्या है? तर्जनी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। तर्जनी किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। और आई क्या है? धारा की दिशा को, प्रेरित धारा की दिशा को। तो यहां पर आपके पास ये हो गया एक नियम। अच्छा, ये दूसरा है इसको हम क्या कहेंगे? 3 उंगलियों को फैलाएंगे। अच्छा, जरा सा इसको देख लीजिएगा। इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र आप किसके लिए यूज किए हैं? तर्जनी के लिए किए हैं। चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी के लिए यूज किए हैं। तो इसको याद रखेंगे BMI। अच्छा, और ये और आपके पास अंगूठा गति की दिशा, ये याद रखेंगे। रुक जाइए, तब अंगूठा हो गया गति की दिशा, तो आपको अंगूठा गति पहले M रखिए। पहले क्या रखिए? M लिखिए अंगूठा के लिए। ठीक है। और तर्जनी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी है ना, तो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इसको रखिए B। ठीक है, इसको क्या रखिए? B। और धारा की दिशा के लिए I। तो I जो है आपके पास मध्यमा उंगली है, तो इसका ट्रिक क्या बनेगा? MBI। क्या बनेगा? MBI। इसको लाइन से याद रखिए, MBI। और इसके लिए FBI, इसके लिए MBI, इसके लिए FBI और इसके लिए MBI। M का मतलब क्या होगा? M मतलब मोशन। मोशन मतलब गति की दिशा। तो गति की दिशा अंगूठा बता रहा है ना। अच्छा, और B का मतलब अभी बता दिए, चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। और I का मतलब तो धारा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो MBI और FBI 2 चीज याद रखिएगा, MBI और FBI। MBI आपके लिए M मतलब मोशन, और B का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, I का मतलब धारा। और इसमें क्या है? FBI। इसको लास्ट टाइम में एक बार रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि हम जैसे भूल रहे हैं ना, उस समय आप भी भूलिएगा। इसको लास्ट में रिवीजन कर लीजिएगा। आई वाला इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। दाहिने हाथ को मुट्ठी में से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा किसको बता रहा हो? विद्युत धारा की दिशा को, तो बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आपके पास पूछ रहा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग कहाँ है? यहाँ पर है। वाम हस्त नियम ये है। अब वाम हस्त नियम के अनुसार कह रहा है कि बाएं हाथ की तर्जनी किसको बोलते हैं? ये आपके पास अंगूठा, ये तर्जनी है, और ये है मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। तो ये तर्जनी है, तो तर्जनी देख लीजिए FBI। B मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर ये किसको बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। चलिए देखिए आगे अगर बढ़ जाए, कह रहा है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी से DC डायरेक्ट करंट जाती है, क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट करंट जाती है तभी तो आपका क्या होता है, कुछ ही समय के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। और उसमें आप एक चीज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, उसके जो बल्ब होते हैं ना, अप एंड डाउन नहीं करते हैं। लेकिन जो आपको AC से आने वाले बल्ब से जो प्रकाश होता है, उसके बल्ब क्या होते हैं? अप एंड डाउन करते हैं। इसको आप कैसे जानकारी ले सकते हैं? आप कैमरे से रिकॉर्ड करके उसे स्लो मोशन में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा बल्ब बुझ रहा है और जल रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि आवृत्ति का मान इतना ना ज्यादा है ना,
50 हर्ट्ज मतलब क्या, 100 बार अप एंड डाउन होगा, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज घर में आता है, तो यहाँ पर क्या है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो धारा का मान है ना वह क्या कर रहा है, 100 बार अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो वहां से आपके पास क्या होगा कि इसीलिए ये जो इस प्रकार की जो धारा आती है, या जो धारा होती है, इसमें क्या होता है, यह डीसी होती है, और वो जो धारा होती है क्या होती है, एसी होती है। वो सॉरी उल्टे बोल रहे हैं, उल्टे बोल रहे हैं, इसको एसी और उसको क्या बोलेंगे, डीसी। क्योंकि बैटरी पर जो बल्ब जलता है तुरंत से बुझ जाता है, तुरंत से कम हो जाता है, लेकिन उसमें अप एंड डाउन वाली घटना नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। और याद रखेंगे इस सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था, माइकल फैराडे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे आ जाए, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज, आ गए, वही है माइकल फैराडे, ठीक है। आगे अगर बढ़ जाए तो आगे कह रहा है कि तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करती है। अब देखो भाई, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, याद होगा आपको, इधर था आपके पास नॉर्थ, इधर था आपके पास साउथ, और ये था आपके पास इधर साउथ, और इधर था आपके पास नॉर्थ। और इसके बीच में यदि हम, याद है आपको, हम डायनेमो लगा रहे थे, तो आप क्या देख रहे थे, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा की दिशा क्या हो रही थी, बदल रही थी। तो वही सवाल पूछ रहा है कि तांबे की तार का आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। अब चुंबकीय क्षेत्र है इसका, इसमें घूर्णन गति कर रही है, घूम रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित धारा, जो हम यहाँ पर धारा देंगे, यहाँ पर जो धारा देंगे, वह धारा क्या होगी भाई, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी। तो इसका जवाब होगा कि पश्चात, कितने के पश्चात होता है, तो आधा घूर्णन के पश्चात, आधे घूर्णन के पश्चात। ये चैप्टर जो है पूरा कॉन्सेप्चुअल है। आगे कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, जनित्र कहलाती है, जनरेटर कहलाता है ना। आगे, आवेश का सीजीएस मात्रक, इसको आपको याद करना है। इसका मात्रक होता है STATE, स्टेट, COULAMB, स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम। ये ध्यान रखेंगे, जानबूझ के दिए थे, आपके सिलेबस का नहीं है। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस, निष्क्रिय गैस। अच्छा, आगे बढ़ जाओ, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो किस प्रकार की धारा भाई, तो AC और DC दोनों प्राप्त होती है। याद है, डायनेमो में ही तो दोनों चीज हम यूज किए थे। एक बार हम यहाँ पर कुंडली लगाए थे, तो वहां से हमको क्या बनना था, मोटर, और इसी में हम बढ़ा के एक और कुंडली यहाँ पर जोड़ दिए थे, याद है, तो ये जनित्र बन गया था। तो ये डायनेमो ही तो था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की धारा होगी, तो एक से DC और एक से AC, दोनों काम होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर गमन करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के, इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, अच्छा ठीक है, यह है चुंबक, और चुंबक है नॉर्थ, और ये होगा साउथ। आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे गमन करती हैं ना, ऐसे गमन करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे गमन करती हैं। अब ऐसे गमन कर रहे हैं, लेकिन चुंबक के अंदर कैसे गति कर रही हैं, साउथ से नॉर्थ, और लेकिन चुंबक से बाहर नॉर्थ से साउथ। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर तो क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर गति करती हैं। आगे है भाई कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या उत्पन्न किया जा सकता है भाई, विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से क्या उत्पन्न किया जा सकता है, विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। और यहाँ पर लास्ट सवाल है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं। अब विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा यह है, विद्युत धारा की दिशा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को किस नियम से ज्ञात करेंगे, मैक्सवेल के दक्षिणास्थ नियम। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा मैक्सवेल का, इसका जवाब हो जाएगा मैक्सवेल का दक्षिणास्थ नियम। किसका कितना सही है, जल्दी से काउंट करो, दक्षिणास्थ नियम। कोई कॉपी नहीं देगा किसी को, जिसका है वही कॉपी कर, वही अपना गिनेगा, ठीक है। चलिए।